हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ग्रोथ। तो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, जब भी आप वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग्स में आते हैं तो आप जो दुनिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंडिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके द्वारा जो बोले गए कोट्स है या फिर उनके द्वारा जो बताई गई सावधानियां हैं उनका ध्यान रखते हैं और क्या करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग में अपना बहुत ही धाक जमाया है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, वॉरेन बफेट की। तो वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं और उनका एक सबसे प्रसिद्ध कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ये कोट बताता है कि जब और लोग जब बाजार में लालच बना रहे हो तब आपको फियरफुल डर के रहना चाहिए, और जब और लोग बाजार में डर के रह रहे हो तो आपको लालची होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कॉन्ट्रेरियन स्टाइल। कॉन्ट्रेरियन स्टाइल में बोलो तो वो बता रहा है कि जब बाजार में लोग बहुत ही अच्छे से सेल कर रहे हो तो आपको बाई पोजीशन लेनी है, और बाजार में जब लोग बहुत ही अच्छे से बाई कर रहे हो तो आपको सेल पोजीशन लेनी है। तो इस जो कोट में है वो एक भाव छुपा हुआ है, वो ये है कि असेट्स मिसप्राइज्ड है। क्योंकि जब लोग इमोशंस के बेस पे, सेंटिमेंट्स के बेस पे स्टॉक्स को बेचते हैं या स्टॉक्स को बाई करते हैं तो वो ओवर प्राइज या अंडर प्राइज हो सकता है। तो उस अंडर प्राइस और ओवर प्राइस का फायदा उठा के आप कॉन्ट्रेरियन स्टाइल से प्रॉफिट अर्जित कर सकते हो। तो वहीं दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉट आता है और वो कहते हैं कि बाजार में जो कॉन्ट्रेरियन पोजीशन लेना है उसके लिए एक बड़े साहस की जरूरत होती है, पर जिसके पास ये बड़ा साहस है वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। तो सिंपल है, क्योंकि जब भी सेंटिमेंट्स आपके अगेंस्ट होता है और आप उसके अगेंस्ट जाके अगर सेल सेंटिमेंट से आप बाई करते हैं और आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके बाई करते हैं, शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के चलते सेक्टर्स में बाई पोजीशन बनाते हैं, तो हो सकता है आपको बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऐसे ही चीजें हैं, इसी सिद्धांतों पे बनी है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होती है कि जब मार्केट्स में लोग सेंटिमेंट्स के बेसिस पे सेल पोजीशन बनाए तो आप बाई साइड खड़े रह के बाई करते हो, और मार्केट में लोग सेंटिमेंट्स पे जब बाई साइड पोजीशन बनाए तो आप सेल साइड में खड़े रहते हो। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का जो सिद्धांत है वो मिस प्राइसिंग पे छुपा हुआ है। तो जब लोग बहुत ही ज़्यादा सेल करते हैं तो इन्वेस्टर को लगता है वो अंडर प्राइस्ड है और वहाँ पे बाई पोजीशन बन सकती है, और जब लोग बहुत ही ज़्यादा बाई करते हैं तो इन्वेस्टर को लगता है कि वो ओवर प्राइस्ड है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर जाके सेल करता है। तो ये था मेरा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग मार्केट में कैसे अच्छा हो सकता है और कैसे खराब हो सकता है, ये थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया। तो अपन बात करते हैं आईटी स्टॉक्स में होने वाले फॉल की, और उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स की तरह बाई साइड में होना पसंद करते हो या नहीं, वो समझते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं तो अगर मैं 52 वीक हाई देखता हूं आईटी इंडेक्स का, तो वो निकल के आता है मेरा 38,000 के करीब। और वहीं मैं जब आज का इंडेक्स का प्राइस देखता हूं तो वो आता है 28,000 के करीब। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे 25% तक का फॉल मेरे को आईटी इंडेक्स में नजर आ रहा है। जबकि मैं, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि डॉलर का प्राइस लास्ट एक साल में 74 से बढ़ के 79, 79.80 तक हो गया। तो जब भी अगर डॉलर का भाव बढ़ता है, क्योंकि जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनका जो 80% बिजनेस है वो बाहर से आता है, तो करेंसी डेप्रिशिएट होने का फायदा आईटी कंपनीज को होता है। पर करेंसी डेप्रिशिएट होने के बावजूद भी आईटी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट आ रही है। ये बहुत ही अलग सिचुएशंस है, क्योंकि डॉलर से तो उनको बुक्स में फायदा हुआ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपन समझते हैं कि आईटी कंपनी में फॉल्स आने के क्या क्या कारण है। उससे पहले अपन जो तीन जायंट आईटी कंपनीज है, दो लार्ज कैप और एक मिड कैप जायंट कंपनी, उसकी बात करते हैं और उसके फिनेंशियल्स पे एक बार नजर डालते हैं जो Q1 22 के थे। तो अगर आप देखोगे Q1 22 की, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू साइड देखोगे तो वो 45,000 करोड़ से बढ़ के 52,700 करोड़ के लगभग है। पर आप वहीं प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 9,009 करोड़ से बढ़ के 9,400 500 करोड़ पे ही आया है। इट मीन्स यहाँ पे अगर रेवेन्यू में उछाल 10 से 15% है, फिर भी प्रॉफिट वहाँ पे 5% ही बढ़ के आया है। वहीं अगर आप दूसरी कंपनीज लेते हैं इन्फोसिस, तो वहां पे 23,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के लगभग 29,000 करोड़ हो गया। और जबकि आप प्रॉफिट पे नजर डालोगे तो वो प्रॉफिट 4,700 से 4,900 करोड़ पे ही आया।
तो आप देखोगे अगेन मेरा रेवेन्यू 20% से बढ़ा है, और जबकि जो मेरा प्रॉफिट्स है वो 4-5% से ही बढ़ा है। वहीं एक दूसरी मिड कैप आईटी कंपनी की बात करते हैं जो आती है एल टी इन्फोटेक। तो एल टी इन्फोटेक के आप जब रेवेन्यूज पे नजर डालोगे वो 3,100-200 करोड़ से बढ़ के 4,200-250 करोड़ के करीब आए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेवेन्यू में 30% का जंप है, पर वहीं आप जब प्रॉफिट्स देखते हो तो वो 577 करोड़ से बढ़ के 599 करोड़ या 600 करोड़ के आसपास ही आता है, जो कि अगेन उसके रेवेन्यू में बढ़त से कम है। तो अपन देखते हैं तीनों कंपनीज में जो मुख्य बढ़त है वो हुई है उनकी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी आप, अगर आपने जून की रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ी है या फिर कंपनी अपडेट्स अच्छे से पढ़ी है, तो एट्रिशन रेट्स बहुत ही ज़्यादा दिखा गया है आईटी कंपनीज में। तो जब भी एट्रिशन रेट्स बढ़ जाती है, आपको जो नया मैन पावर है वो कंपनसेशन ज़्यादा पे लाना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा कंपनसेशन दे के एम्प्लॉय हायर करते हो तो आपकी जो कंपनी की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। दूसरा यहाँ पे एक रीजन निकल के आता है कि इतने 2 साल में कोविड था और घर से ही काम हो जाता था, जबकि कोविड के जैसे जैसे चांसेस कम हुए हैं, जैसे जैसे कोविड का फैलावा कम हुआ है, तो ट्रैवलिंग बढ़ गया है। तो पहले जो काम आप टीम्स के थ्रू या फिर जूम मीटिंग के थ्रू करते थे, वहीं आईटी कंपनीज को अब इंजीनियर्स साइट पे भेजना पड़ रहा है, तो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ऐसे 2-3 रीजंस के कारण आईटी जो स्टॉक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई। दूसरा, आप वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे जो आईटी का स्कोप बता रहे हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, उनमें आईटी का जो स्कोप है वो कम है। मतलब जितनी ग्रोथ पहले आ रही थी, अनुमान है इकोनॉमिक्स का कि उतनी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया का सारा बिजनेस बाहर से आता है, और इन सब सेंटिमेंट्स के कारण आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करता हूँ, जैसे मैं कॉन्ट्रेरियन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पसंद करता हूँ जब असेट मिसप्राइज्ड होती है, तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि आईटी स्टॉक्स का जो फॉल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझा जाना चाहिए। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स ऐड किए हैं वो है इन्फोसिस, एच सी एल टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना और एफएल इंडिया। ये जो स्टॉक्स हैं ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी लिए हुए हैं। तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, और अब बाजार में आप कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन बनाते हो, बाजार के अगेंस्ट जाके आप अभी लेते हो क्योंकि स्टॉक्स बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं, तो मिस प्राइस का फायदा आपको मिल सकता है। तो इसको मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर इन्फोसिस की, टीसीएस की, एचसीएल टैग की या फिर अदर जो मिड कैप जायंट कंपनीज हैं उनकी अगर आप डील विन देखोगे या फिर स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर बुक देखोगे, पाइपलाइन देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके पास बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है जो उनके 5-10 साल 15 साल के सर्वाइवल की गारंटी देता है। और वहीं आईटी सेक्टर में हो सकता है इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ हो, और इंडिया में काम कर रही कंपनियां जो बाहर सर्विसेज देती है वही इंडिया में मुख्य रूप से सर्विस प्रोवाइड करेंगी, तो वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक के हिसाब से मुझे आईटी कंपनीज कहीं खराब नहीं लगती है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना भी यही है कि आने वाले सालों में आईटी बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो जब भी अगर ऐसा फॉल होता है और जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के कारण होता है, और जब भी आपको कोई बिजनेस में प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, जो मेरे को आईटी कंपनीज में, अच्छी आईटी कंपनीज के केस में बिजनेस प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, तो वहाँ पे पोजीशन ऐड करना बड़ा ही फायदेमंद रहता है। तो मैं बात करता हूँ ऐसे ही एक सेक्टर की जो 1 साल पहले बहुत ही नीचे आया था, वहाँ पे हमने काफ़ी पोजीशंस बनाई हुई। तो अगर अपन बात करें निफ्टी ऑटो की, तो 1 साल पहले अगर इंडेक्स का वो लेवल देखते हैं अपन, तो 10,000 के करीब था, जो आज 13,300 के करीब है, जो सीधा सीधा दर्शाता है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने 30-33% रिटर्न दिया। पर उस समय निफ्टी ऑटो इंडेक्स में बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट आई थी। तो जब भी भारी मात्रा में गिरावट आती है और शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के चलते इंडेक्स या स्टॉक्स में गिरावट होती है और बिजनेस उनका कुछ प्रभावित नहीं होता, और आपको लगता है कि लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा करेगा, तो वहाँ पे पोजीशन लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वही दूसरे इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी भी पिछले 1 साल पहले 20 से 25% डाउन था, जहाँ पे कोविड के कारण जो इनके एनपीए थे वो बढ़ते जा रहे थे। पर अगेन कोविड जब जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म हुआ, जैसे जैसे लोग अपने बिजनेसेस पर लौटे, वैसे वैसे उन्होंने अपने जो लोन की किस्तें थी वो चुकाना शुरू किया है, तो उससे जो एनपीएज है उनमें कमी आई है।
तो वहाँ पे रिकवरी जो रेट है वो भी बैंकों की बढ़ गई थी। तो आज अगर आप बैंक देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ के कारण और अच्छी चीज़ के कारण बैंक बहुत ही कम समय में 20 से 25% बढ़ गए। तो टेक कंपनीज में भी जब भी अच्छी न्यूज़ आएगी यहाँ पे परसेंटेज बढ़ना आसानी से हो जाएगा। तो पास्ट इवेंट से और पास्ट इंडेक्स से हमको ये लर्निंग मिलती है कि जब भी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स आ जाए या फिर कुछ रीजन से आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुई है और उनके बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 3 से 5 साल का व्यू लेके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो ये आईटी स्टॉक्स में फॉल हुआ है ये एक अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट है रादर देन टू अपॉर्चुनिटीज टू सेल। तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए और बिजनेस पढ़ के ही करना चाहिए। अगेन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं पहले भी देख चुका हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप जो भी स्टॉक्स ले वो अपने विवेक के आधार पर ले और अपनी रिसर्च के आधार पर ले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।